नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। वाराणसी 28 फरवरी 2026 एपेक्स में हाई डोज थेरेपी आयोडीन एवं ल्यूटेशियम थेरेपी शुरू होने से कैंसर उपचार को मिली चमत्कारी दिशा। एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में हाई डोज थेरेपी आयोडीन और ल्यूटेशियम टारगेटेड थेरेपी की शुरुआत से पूर्वांचल में थायराइड एवं प्रोस्टेट कैंसर के किफायती उन्नत उपचार को मिली नई दिशा। पूर्वांचल में कैंसर उपचार के लिए एक ऐतिहासिक कदम। एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनपीजीआई वाराणसी के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में अब हाई डोज रेडियोएक्टिव थेरेपी आयोडीन तथा ल्यूटेशियम आधारित टारगेटेड थेरेपी की उन्नत सुविधा उपलब्ध है। ये सेवा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद AERB की मान्यता एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही है। एपेक्स की निदेशिका कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता पटेल ने बताया कि यह उपचार टारगेटेड तकनीक पर आधारित है, जहां उपचार का प्रभाव मुख्य रूप से कैंसरग्रस्त कोशिकाओं या बीमारी वाले हिस्से पर केंद्रित रहता है। इस स्तर की उन्नत सुविधा देश में केवल बहुत ही गिने चुने केंद्रों पर उपलब्ध है। एपेक्स के न्यूक्लियर मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह सूरज एवं विशिष्ट अतिथि SGPGI लखनऊ के न्यूक्लियर मेडिसिन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर PK प्रधान ने पत्रकारों को दी जानकारी। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। को सबमिट किया जाता है, तो ये पूरी टीम का एक योगदान है कि इस सर्विस को हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली स्पेशली कौन से पेशेंट्स के लिए हेल्प होगा, जैसे सर्जरी में जो थायराइड कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं, या ENT डिपार्टमेंट में थायराइड की सर्जरी कर रहे हैं, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो कि थायराइड डिजीजेस से डील करते हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल एक मोडालिटी प्रूव होगा। धन्यवाद आप लोग के आने के लिए। आप लोग जब गूगल करते हो, जैसे आप न्यूक्लियर डालेंगे उसके आगे आएगा बॉम्ब। तो ऐसा न्यूक्लियर मेडिसिन सिर्फ बॉम्ब नहीं होता, न्यूक्लियर मेडिसिन दवा भी होता है। तो ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियर है तो उससे रेडिएशन निकलता होगा, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब निकलता है। ठीक, तो उसका थोड़ा सा मात्रा अगर हम यूज करें तो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही योगदान देगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे बहुत पुराना जो जमाने से चला है वो आयोडीन 131 यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, जो थायराइड कैंसर में यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है बिना कैंसर वालों में भी यूज करते हैं, जब थायराइड बहुत ज़्यादा काम करने लगे। गाँव सुने होंगे उनका थायराइड बढ़ गया है, थायराइड बढ़ गया नहीं, थायराइड ज़्यादा काम करने लगा है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। होता क्या है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी? अभी बताया रेडिएशन निकलता है, इसमें बीटा किरणें निकलती है, बीटा रेज, जिसका रेंज मतलब जो दूरी बहुत कम दूरी 2 mm के आसपास बहुत दूरी तय करती है। तो अगर किसी को दे दे बस 2 मीटर की दूरी पे 2 mm की दूरी पे जाके वो बंद हो जाएगा। तो इसका अच्छी बात है कि किसी को हम लोग दे दिए, वो थायराइड में चला गया तो जितने भी थायराइड के सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या कैंसर के सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये हुई रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। अब नए जो अभी रिसेंटली अभी जो वर्ड में यूज हो रहा है वो ल्यूटेशियम हो रहा है, ल्यूटेशियम 177 कहते हैं, वो भी बीटा इमिटर होता है। वो होता है प्रोस्टेट कैंसर में। प्रोस्टेट कैंसर में होता है कि अर्ली एज में है तो ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन कभी कभी मेटास्टेसिस मतलब जब बीमारी फैल गई होती है तब पता चलता है, तब लोगों के पास बड़ा मुश्किल होता है अब क्या करें। तो यूजुअली हमारे पास कन्वेंशनल थेरेपी मतलब बाकी हार्मोनल थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इसके अलावा ये हमारे पास रेडिएशन थेरेपी आता है, जिससे पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और इन फ्यूचर अभी हम लोग न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जो अलग बात है वो भी स्टार्ट करेंगे। और कोई अगर क्वेश्चन पूछना है कुछ पूछ सकते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है सर। जैसे सर हम लोग जो नॉर्मल पद्धति से करते आ रहे हैं, अभी हम लोग LU 177 में टेक्नोलॉजी से यूज करेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हाउ दैट इकोनॉमिकल कॉस्ट विल बी बेयर फॉर द पेशेंट? हाँ, एक्चुअली हाँ, ल्यूटेशियम और आयोडीन दोनों अलग अलग हैं। आयोडीन ही अगर आप बात कन्वेंशन तो आयोडीन देना ही है, आयोडीन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बचा ल्यूटेशियम के पास आपके पास ऑप्शन है, जब खत्म हो जाए तब ल्यूटेशियम पे आता है, तो हमारे पास ल्यूटेशियम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, थोड़ा कॉस्ट वो आएगा मतलब, लेकिन हमारे पास इसके लिए जो CM फंड वगैरह ये सब अवेलेबल है। ये कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट। पेशेंट को पहले स्कैन करके देखते हैं कि कितना कैंसरस टिश्यू शरीर में फैला है। थायराइड केस में थायराइड के एरिया में होगा, और मेटास्टेसिस केस में शरीर कहीं भाग में। उसके आधार पर डोज डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग मिली सेवट में, जैसे मैडम क्यूरी वाला था, मिली क्यूरी में
मेरी क्यूरी में डोज डिवाइड करते हैं। किसी को अगर 30 देना हुआ, किसी को 20 देना हुआ, किसी को 100 देना हुआ, 150, उसी हिसाब से इसकी कास्टिंग होती है। ये मेडिसिन हम लोग बॉम्बे से ऑर्डर करेंगे तो परसों आ जाएगा, तो परसों पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। तो उनकी कास्ट डोज के अनुसार होती है, जो कि 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है। सर ने जैसा बताया, एक्चुअली ये जो दवा होता है हम स्टोर करके नहीं रख पाएंगे। इसकी एक हाफ लाइफ होती है। अगर हाई स्कूल में अपनी दवाई पढ़ो तो एक अर्धायु पड़े हो गए रेडियो एक्टिविटी में, जिसकी इतने समय में अपने आप दवाई आधी हो जाएगी। तो हाफ लाइफ इसकी 8 दिन, थोड़ा ज़्यादा होता है आयोडीन का, लेकिन यूजली 8 दिन बाद उसका अपने आप, अगर हम 100 मंगाएंगे तो उसका आधा हो जाएगा 50, अगले 1 हफ्ते 8 दिन में वो 25 रह जाएगा, मतलब अपने आप आधा होता जाएगा। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आएगा तो हमें स्कैन करना है, तो पहले छोटा अमाउंट देकर जो बहुत मिनिमल कॉस्ट है उसका, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी बीमारी पहले बची है कि नहीं, बची है तो कितनी बची है, और कितनी बची फैली है कि नहीं, ये सब पे डिपेंड करेगा। तो छोटा अमाउंट मतलब 30 मिली क्यूरी मैडम जो नोबेल प्राइज वाली थी, उनके आधार पे क्यूरी रखा गया, ठीक है। तो ये यूनिट जैसे किलोग्राम होता है, मीटर होता है, और से रेडिएटिविटी क्यूरी में नापते हैं। तो हम लोग क्यूरी नहीं देते, क्यूरी तो वो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो हम लोग मिली क्यूरी, वहाँ 1/1000 भाग को तो मिली क्यूरी में देते हैं। मिली क्यूरी में देंगे तो ये पता करना होगा कि कितना डोज देना, ये स्कैन के बाद पता चलेगा, जैसा सर ने बताया। और ये हमारी जो दवा है भाभा एटॉमिक सेंटर से आती है, तो हमें ऑलरेडी पहले ऑर्डर करना होता है, तो वहाँ से आएगी। तो ये थोड़ा सा हमारे पास मतलब चैलेंजेस है, लेकिन ये हो जाता है, 48 आवर्स में आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। सर एक सवाल मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूँ, दो सवाल मेरे हैं कि एक तो ये थायराइड और प्रोस्टेट कैंसर जो है, इसका पूर्वांचल में क्या रेशियो है, मतलब कितने मरीज आपको पूर्वांचल में मिल रहे हैं यहाँ पर। और दूसरी चीज, जो ये हाई डोज रेडियो थेरेपी जो दी जाती है, अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि रेडियो थेरेपी का साइड इफेक्ट होता है कि दूसरे सेल जो है इफेक्ट हो जाते हैं। क्या इसमें भी क्योंकि हाई डोज में दे रहे हैं तो दूसरे सेल इफेक्ट होने की संभावना है या नहीं? तो पहली चीज हम इंसिडेंस की बात करेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मुंह का कैंसर, ये 3 मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो बहुत हाई बर्डन लोड है इस पर्टिकुलर एरिया में, अगर हम पूर्वांचल के और यूपी की बात करें। और दूसरा था थायराइड भी बहुत कॉमन है, स्पेशली इस एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो पोटेंशियल पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि रिक्वायरमेंट अनमेट था अभी तक, क्योंकि ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब हम बात करते हैं कि रेडियोथेरेपी अलग चीज़ होती है, ये रेडियो एक्टिविटी है। रेडियोथेरेपी क्या है, रेडिएशन डिपार्टमेंट अलग होता है, वो मशीन से हम डोज देते हैं। जब तक पेशेंट अंदर है, डोज गया, पेशेंट बाहर आया, उसके ऊपर कोई डोज नहीं होता, वो एक अलग मोडालिटी है। ये है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हम इंजेक्शन या पिला के हम रेडियो एक्टिविटी दे रहे हैं। आपका क्वेश्चन सही था कि प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को एमिशन होगा, इसीलिए ये वार्ड बनाया गया है, ये पूरी फैसिलिटी है। जिस हिसाब से डोज दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को यहाँ पे रखा जाएगा। 1 दिन भी रखा जा सकता है, 2 दिन, 3 दिन। डेली डॉक्टर्स जाएंगे, उनका डोज मॉनिटर करेंगे कि जितना उनकी बॉडी से एमिट हो रहा है, क्या वो बाहर जाने लायक है कि नहीं है। अगर वो ओके होंगे तभी उनको डिस्चार्ज किया जाएगा, नहीं तो इस वार्ड में रिटेन किया जाएगा। अगर पेशेंट बिना बताए बाहर जाना चाहे तो पूरा अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, अलार्म बजने लगेगा, वो तुरंत कैच कर लेगा कि इनकी बॉडी से कितना एमिशन निकल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम है। इवन जो वो टॉयलेट पास कर रहे हैं उसका पूरा अलग ड्रेनेज बना गया, 2 टैंक बनाए गए हैं 6-6 हजार लीटर के, जो भी वो एक्सक्रीटा पास करेंगे उसको स्टोर किया जाता है 90 दिन तक। 90 दिन के बाद टेस्टिंग आरएसओ करेंगे कि वो जो एक्सक्रीटा है वो पूरा डीके हो गया है कि नहीं। जब डीके हो जाता है तब हम उसे नॉर्मल टैंक मतलब सीवेज में बाहर खोलेंगे 90 दिन बाद। 90 दिन बाद। इसके अलावा जो कपड़े पेशेंट ने पहन रखे हैं उसको भी रिटेन किया जाता है। जब वो पूरा डीके हो जाता है, क्योंकि स्वेटिंग से हर चीज से वो कंटामिनेट हो जाता है, उसका भी प्रोविजन है। कपड़े रखने के लिए, लॉन्ड्री के लिए भी प्रोविजन है, वहाँ रिटेन रहेगा। जब उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तभी उसको डिस्कार्ड किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोविजन है, इसीलिए ये यूनिक फैसिलिटी है। इस थेरेपी से पेशेंट को क्योर होने की कितनी संभावना है, कितने % संभावना है? वो डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास मेटास्टेटिक स्टेज में आए, मतलब फैला हुआ बीमारी है, या लिमिटेड है। बट ये जो 2 कैंसर्स है, थायराइड और प्रोस्टेट कैंसर, 4th स्टेज में होने के बाद भी पेशेंट का सर्वाइवल काफी बार, अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट ठीक से लिया है तो सर्वाइवल ठीक रहता है। थायराइड कैंसर स्टेज 4 में भी अगर डिफरेंशिएटेड है तो स्टेज 4 में भी अगर पूरी थेरेपी उनकी प्रॉपर तरीके से चल रही है तो काफी चांसेस होते हैं कि पेशेंट 5 साल 10 साल आराम से रह सकते हैं।
और प्रोस्टेट कैंसर के साथ भी यही है, ल्यूटिशियम थेरेपी, जब सारी थेरेपी फेल कर जाती है, बोन मेट्स के साथ आते हैं, तो क्योंकि वो स्टेज 4 है, क्योंकि सारी थेरेपी फेल कर गई है, हमारा मेन इंटेंट होता है कि डिजीज को जितना मैक्सिमम वो कंट्रोल कर सके। स्पेशली हड्डी में बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना हो, कैंसर के कारण वो फ्रैक्चर होकर बेड पे ना पड़ जाए, क्योंकि स्टेज 4 में ना केवल लाइफ बट क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करता है। अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की अच्छी नहीं, बेड पे पड़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम ट्रीटमेंट के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं। तो इस थेरेपी से लाइफ प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों इंप्रूव होती है। कैंसर के बारे में अभी तक जितनी जानकारी आप लोगों समाज को मीडिया माध्यम जैसे भी कीमोथेरेपी से कई थेरेपी आई, लेकिन आमतौर पे ये 5% से अधिक सक्सेस लोग नहीं मानते हैं इसको। हैं गारंटी नहीं है कि ये थेरेपी कोई भी हो कैंसर के लिए, ये सक्सेस होने गारंटी नहीं है। वो देखिए, जो पेशेंट ठीक नहीं हुए वो सोसाइटी में बताते हैं, जो ठीक हो गए काफी वो शांत होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि कई लोग बताना नहीं चाहते कि हमें कैंसर हुआ था या हम ठीक हो गए, या एक सोशल स्टिग्मा की तरह भी लोग मानते हैं। प्लस जो केसेस आज अब आ रहे हैं, पहले भी ऐसे ही होता था, बहुत सारे पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 में आते हैं। तो अगर पेशेंट स्टेज 1 2 में आते हैं तो उसमें 90 से 95% चांसेस होते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाएंगे। एडवांस स्टेज में लिमिटेशन हो जाता है। प्लस जो ठीक हो जाते हैं वो सोसाइटी में उतना प्रोपेगेट नहीं करते जितना कि जो ठीक नहीं होते। बनारस शहर में भी बहुत से प्रतिष्ठित लोग भी हैं, बहुत से मेडिकल डॉक्टर भी हैं, बहुत से महिला डॉक्टर भी हैं, जिनका कैंसर का इलाज, सगाई सब कुछ हुआ है। सब बहुत अच्छे से अपना कार्य को संपादित कर रहे हैं, देश दुनिया को पता नहीं। हाँ, क्योंकि पेशेंट प्रिवेसी होता है, अगर वो कंसेंट नहीं देंगे तो ये किस स्टेज पर आए और इलाज कंटिन्यू करके पूरा क्योर तक गए कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। जो पेशेंट आप बात कर रहे हैं वो एकदम टर्मिनल स्टेज पे आते हैं, और टर्मिनल स्टेज पे भी फिर जो प्रॉपर गाइडलाइन ट्रीटमेंट होता है वो फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसे पेशेंट सोसाइटी में कई बार देखने को मिल जाते हैं। लेकिन आज के डेट में 80% कैंसर क्योरेबल है, अगर ग्रेड 1 में पता चल गया तो। सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, रेडियोथेरेपी, अभी ये हाई डोज रेडियो एक्टिव, लिक्विड रेडियो एक्टिव थेरेपी भी अवेलेबल हो गई। एक समस्या समाज में और है, जैसे खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोग क्यों जाते हैं पैसे को लेकर के, या गांव में है, पहाड़ी इलाके में तो और भी समस्या है कि जल्दी डॉक्टर ही नहीं मिलते हैं। आज भी पहाड़ी इलाके में जल्दी डॉक्टर नहीं मिलते हैं। और जब तक उनको समझ में आता है, पता चलता है, उनको शहर में जब तक भेजा जाता है, तो जिससे अपने कहा कि स्टेज 3 स्टेज 4 पहुंच चुका होता है, और उनका इतना धन है कि वो कर पाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या आप लोग जैसे सोसाइटी के हिसाब से कैसे मैनेज करेंगे कि एक सामान्य आदमी इसका ट्रीटमेंट करा सके? धन की जरूरत पहले नहीं है, पहले हमें समझदारी और बचाव की जरूरत है। और अधिकांश हम देखते हैं 20 22 25 साल कई बार हमारे पास आते हैं, गुटखा बहुत दिन से खा रहे हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ यार तुम आए हो कि दूसरी और काम से, लेकिन हमारे यहाँ रेडिएशन डिपार्टमेंट में एक बार जाओ, वहाँ कहेंगे फोटो क्लिक कर लो अपना, फिर देखते रहना, फिर खिंचवाना, तुरंत गुटखा छोड़ देंगे। तो उनको जागरूक होना है कि हमें कैंसर से बचना है। अगर हो गया, खुदा न खास्ता किसी से हो गया, कई बार बिना गुटखा वालों को भी होता है, तो पहले स्टेज में डॉक्टर को रूल आउट कराए कि सर ये घाव हुआ, क्या ये गांठ बन रही, क्या ऐसा कुछ तो नहीं है। अधिकांश केस में बच जाते हैं उसी स्टेज में, जो बचते नहीं हैं फिर उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए। नहीं, गुटखा का आप कह रहे हैं, लेकिन मान भी लीजिए गुटखा है तो गुटखा से बदनाम हो गया, लेकिन मैंने एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसका मतलब सोल्यूशन ये था कि कैंसर के बारे में उसमें लास्ट में कंक्लूजन जो निकला था कि ये बैड लक है। चलिए, कोई महिला नहीं खा रही, बच्चे नहीं खा रहे, उनको भी तो हो जा रहा है। मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप जीवित हैं, आपके अंदर कोशिकाएं हैं, कैंसर किसी को भी हो सकता है। अगर हम ये सब, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट किसी को भी हो सकता है, बट अगर शराब पी के चल रहे हैं तो होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है अगर शराब भी पिए तो हम घर वापस आ सकते हैं। तो सेम वही प्रोबेबिलिटीज को हम कहेंगे, और डेफिनेटली किस्मत एकदम सही आपने बोला। तो कैंसर किसी को भी हो सकता है। हम जो 60 to 70% लाइफस्टाइल की वजह से होता है। लाइफस्टाइल से हम अपने को प्रोन कर देते हैं। कैंसर रेगुलर किसी भी तरह के इरिटेशन, इंजरी, वायरल इन्फेक्शन हुआ, सीएस सर्विक्स अगर मान के चले, एचपीवी इन्फेक्शन को रेगुलर इरिटेट करता रहेगा, कैंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है लिवर में,
उसकी वजह से लिवर कैंसर हो सकता है। तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन लंबे समय से अगर शरीर में है, अगर हम गुटखा खा रहे हैं वो भी इरिटेट करता रहता है, अगर हम स्मोक कर रहे हैं तो उसके भी कट शरीर में कहीं भी जाते हैं, तो ये सब प्री डिस्पोज करते हैं। आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप क्या खाना पीना है, आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, ये भी साथ में सब मिलके डिसाइड करते हैं कैंसर होगा कि नहीं। वो किसी के हाथ में नहीं, बचाव अपने हाथ में। एक ये अभी आपने थायराइड को लेकर जो बात कही, तो अभी तक थायराइड को लोग अब उसको कैंसर से जोड़ रहे हैं, तो क्या थायराइड के पेशेंटों में कैंसर की संभावना बढ़ जा रही है क्या? मतलब जो थायराइड को लेके आपने भी जो बताया कि थायराइड और कैंसर, तो थायराइड के पेशेंटों में कैंसर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है क्या? देखिए, दो चीज़ होता है। एक होता है थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है, इसे कहते हैं ग्रेव डिजीज, हाइपर फंक्शनल थायराइड। वो अलग, जिसे कहते हैं थायराइड बढ़ गया है, वो बिनाइन कंडीशन, मतलब कैंसर वाला नहीं है। ठीक। और दूसरा थायराइड और कैंसर जो था शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो उसमें से एक थायराइड ग्लैंड, उसका भी कैंसर हो सकता है। कैंसर हुआ तो ऐसा कोई संभावना बढ़ी जाती, लेकिन इसमें जागरूक होने वाली, जैसा आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि जो पेरीफेरी जिन्हें नहीं मालूम था, सबसे बड़ी चीज़ की जागरूकता। अगर कोई गुटखा खाता है तो उसे थोड़ा भी छाले पड़ जाते हैं, उसे तुरंत दिखाना चाहिए डॉक्टर को, या अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, जो भी बेसिक चीज़ कराना चाहिए। हम लोग अवॉइड करते हैं, वो नहीं करना है। किसी को अगर ब्रेस्ट में लंप है, यूजुअली फीमेल छुपाती या नहीं बताती है, जब वो बढ़ जाएगा तो सबको बताएंगे। फिर प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो हमें करना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस होगा तो बेटर क्योर होगा। लेट डायग्नोसिस मतलब बेटर क्योर तो नहीं, पैलिएटिव थेरेपी फिर चली जाती है। और जो कहा कि आपने कि अगर गांठ थायराइड में है और लंबे समय तक गांठ है, तो उसका कैंसर में होने की संभावना ज़्यादा होती है, ये मैं कह सकता हूँ। थेरेपी हम ओरल इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, पूरे शरीर में जाता है और अलग अलग मैकेनिज्म से सेल डेथ भी करता है और कुछ नॉर्मल टिश्यूज का डैमेज करता है। इम्यूनोथेरेपी ऐड करूँगी मैं। इम्यूनोथेरेपी शरीर में जाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है ताकि वो कैंसर सेल को किल करे, साइड इफेक्ट कम होता है। टारगेटेड थेरेपी क्या होता है, उन्हीं सेल्स पे जाता है जिसके अगेंस्ट हमने वो दवा दी है। मान लीजिए लंग कैंसर है, EGFR पॉजिटिव है, हमने ऐसी दवा दी जो EGFR पे काम करेगा, वो बाकी सेल्स पे काम नहीं करेगा। ये वाली थेरेपी उन्हीं पे काम करेगा जिसपे इनका रिसेप्टर है। मान लीजिए थायराइड स्कैन हुआ, थायराइड के टिश्यूज शरीर में मेटास्टेटिक फैले हुए हैं, अगर हमने इसको पिलाया तो ये वहीं पे जाएगा जहाँ पे थायराइड के सेल्स पड़े हुए हैं। तो एक तरीके से ये टारगेटेड थेरेपी। उपचार में मैम अटेंडेंट को क्या सावधानियां रखनी होगी? जैसे आपने बताया बहुत सारे प्रिकॉशंस, अटेंडेंट बाहर रहते हैं, वही पहले ये आइसोलेशन है, इससे पेशेंट के लिए अटेंडेंट बाहर रहेंगे। जो विकरण क्षेत्र है उसमें पेशेंट रहेंगे, अटेंडेंट से मिलना अलाउड नहीं इसमें, जब तक कि उनका डोज एक नॉर्मल रेंज में नहीं आ जाता, बैकग्राउंड रेडिएशन के लेवल पे नहीं आ जाता, उनको अंदर रखा जाएगा। ये ट्रीटमेंट आयुष्मान में कवरेज है ना? डिपेंड करता है डोज पे, जैसे कि सबको पता है आयुष्मान पैकेज के हिसाब से वो पैकेज एक डोज स्पेसिफिक है, जो डोज रहेगा अगर वो पैकेज में आएगा तो कवर रहेगा। अदरवाइज पेशेंट हमेशा CM फंड या क्राउड फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, तो फाइनेंशियल लिमिटेशन